दो तरह का ही हो सकता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आ गई थी। फिर हमने कहा कि मोमेंटम आइगन वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, आइगन फंक्शन कैसे निकालेंगे। बिसाइड्स दैट यहाँ पे भी जो हमने आइगन वैल्यूज निकाली दे वर फ्रॉम डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी। मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास हमें पता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने कहा कि फंक्शन कौन सा हो सकता है। इन ऑर्डर टू फिगर आउट द फंक्शन हमारे पास जो ऑलरेडी फंक्शन अवेलेबल था हमने उसको देखा। इट वाज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं इट ऑलवेज चेंजेस, तो दैट इम्प्लाइज दिस फंक्शन कैन नॉट बी एन आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। अब अगर ये नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है। लुकिंग एट द ऑपरेटर वी कैन फिगर आउट कि इस ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन किस टाइप के फंक्शन है जो कभी चेंज नहीं होते। दे आर एक्सपोनेंशियल्स, सो वी कंसिडर्ड दिस साइन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया साइन को इन टर्म्स ऑफ e raised पर i knx into minus e raised पर minus i knx over 2i। तो once we have this function, उसके बाद हमने कहा यहाँ पे हमारे पास हमने इसको ब्रेक किया दो फंक्शंस में, and then we considered each function separately, applied the momentum operator, and what we obtained was the same function multiplied by an value which was same as we had obtained for energy momentum relation। तो इसका मतलब है these conjectures or these guesses we had made as the eigenfunctions of momentum operator, they were correct, and so we'll be keeping them as the eigenfunctions for momentum operator। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था नॉन रिजिड बॉक्स। नॉन रिजिड बॉक्स इम्प्लाइज कि जो वो वॉल्स हम कंसिडर कर रहे थे पहले एज इनफाइनाइटली हाई पोटेंशियल्स, यहाँ हमने कहा वो इनफाइनाइटली हाई नहीं है, दे हैव अ फाइनाइट वैल्यू एंड दैट वी हैड कंसिडर्ड एज वी नॉट। तो क्योंकि पार्टिकल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे ही हमने कहा कि जो पोटेंशियल है दैट गोज from x is equal to 0 to x is equal to minus infinity, it is v naught, and similarly for the other side। ये हमने बाउंड्री कंडीशंस ले ली थी यहाँ पे, that was the value of the potential in two directions। then what we did was we considered again सारी की सारी जितनी भी एप्लीकेशंस हम कंसिडर करेंगे हम सब में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कंसिडर करेंगे, और उसमें अगर हमने कुछ चेंज करना है दैट इज सिंपली दिस पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी हमारे पास तीन रीजन है, रीजन 1, 2 एंड 3। अनलाइक इन केस ऑफ रिजिड बॉक्स उसमें हमने सिर्फ एक कंसिडर किया था, उसका रीजन था कि इन रीजन्स में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 थी, क्योंकि हमारी जो वॉल्स थी हमने कहा दे आर इनफाइनाइटली हाई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे। मैम समवन इज ट्राइंग टू जॉइन द क्लास। Okay, so over here what we have is we consider the Schrödinger equation। उसके बाद हम तीनों regions के लिए Schrödinger equation लिखते हैं, which we did when we worked out the problem। Region 1 और region 3 they are same, they are symmetric। तो इस region में और इस region में potential same है, इसलिए दोनों की equations भी same होंगी। That is 2m over h bar square e minus v naught psi 1 is equal to 0। अब यहाँ पे हमने कंसिडर किया हुआ है कि जो पार्टिकल वेल में है यहाँ पे हमारे पास, उस पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से, या जो यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल है एट x is equal to 0 and x is equal to L, they are actually called potential step। तो पोटेंशियल स्टेप पे वो जो हमारे पास वैल्यू है v naught, so this v naught is greater than the energy which the particle has। लिखा हुआ मैंने शायद, हाँ जी। so therefore e minus v naught की जगह हम इसको कर देते हैं v naught minus e, क्योंकि हमने पिछली रिजिड बॉक्स की इक्वेशन भी
दिस कोफिशिएंट स्क्वायर कंसिडर किया था, यहाँ पे भी हमने कोफिशिएंट स्क्वायर कंसिडर करना है. इन ऑर्डर टू कीप इट एज रियल वी टेक द नेगेटिव साइन हियर. तो यहाँ हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. रीजन 2 की इक्वेशन हमारी रिजिड बॉक्स वाली आएगी, क्योंकि लुकिंग एट द श्रोडिंगर इक्वेशन ओवर हियर, यहाँ v 0 आ जाएगा, विच इज सेम एज इन केस ऑफ रिजिड बॉक्स. एंड इन केस ऑफ रीजन 3 द इक्वेशन विल बी सेम एज रीजन 1. तो 1 और 3 के केस में तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ गए, a e raised to power k1x प्लस दिस, और e raised to power I वाला केस आया फॉर द सेकंड रीजन. दैट वाज the solution is similar to what we obtained in case of rigid box, and this again is for the third region. It is similar to this wave function. इन दोनों वेव फंक्शंस में भी हमने कहा कि क्योंकि ये वेव फंक्शन वैलिड है फॉर x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये टर्म ब्लो कर जाएगी. So our function won't be a well-behaved function. Therefore, we consider b is equal to 0, which reduces this solution to this value, a e raised to power k1x. और जो तीसरा फंक्शन है उस केस में भी as x tends to infinity, this term will blow up. So we consider this to be 0, and the term which remains is this, d e raised to power minus k1x. So this gives us the three solutions. ये हमारा sinusoidal solution है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस है. तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है. दैट इज इट इज सिमिलर टू व्हाट्स देयर इन द रिजिड बॉक्स, बट विद द टेल एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड्स. So this part is actually showing the exponential decrease on both the sides. उसके बाद we compared the wavelengths in case of two wave functions, that is for the non-rigid and rigid box. तो आप पिक्चर से फिगर आउट कर सकते हो from this image that the wavelength in case of this first state, that is psi 1, that is greater than in case of rigid box. Just a second. Okay, so here we have this lambda for non-rigid box greater than lambda for rigid box, and correspondingly the momentum for non-rigid box will be less in comparison to momentum for rigid box, and so will be the case for energy levels. That's what we discussed yesterday. Today we are going to start with potential steps. ऐसे तो it would have been better अगर मैंने potential step पहले start किया होता. But anyways, it's similar to what we already discussed. So you won't face much problem. Potential step का मतलब है हम वैसे potential step already consider कर चुके हैं. Here we have v is equal to 0, and here v is having a finite value. तो यहाँ पे हमारे पास we are considering, so over here there is just one boundary, and that is x is equal to 0. एक तरह से हम ये वाला part consider कर रहे हैं, just this part. So instead of having this potential steps on both sides, our particle is incident from this side. It has energy E less than V naught. So over here we have V is equal to 0 and equal to V naught in case we are considering for x less than 0, and in this case it is x greater than equal to
ओके, तो इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल स्टेप के कॉरेस्पॉन्डिंग वी कैन कंसिडर इट टू बी, अगर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स से एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं. Okay, so let's say it's 0 volt here and it is 500 volt here. So particle is moving from this end to this end. So in this particular case, we can say that the potential energy or the potential is varying in this manner, isn't it? ऐसे ही वेरिएशन है ना, यहाँ पे हम x is equal to 0 ले रहे हैं, यहाँ x is equal to L ले लेते हैं. अब अगर हम इसको ये कहें let L tend to 0, इसका मतलब है bring the electrodes very close to with respect to each other, and instead of what you see as this slowly varying potential, there is a potential step. So it's actually an idealization of this case. तो अगर हम इसके वो फिजिकल टर्म्स में कंसिडर करने की कोशिश करें या फिजिकल टर्म्स में इसको आप सोचना चाहते हो, तो इट इज लाइक अ पार्टिकल विच इज गोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर इलेक्ट्रोड विच हैज सर्टेन पोटेंशियल बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर फार अपार्ट. जैसे आपने इनफाइनाइट वायर का केस लिया है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, यू यूज टू कंसिडर इनफाइनाइट प्लेन और इनफाइनाइट वायर, कंडक्टिंग वायर. तो वो सारी केसेस जो आप लोगों ने कंसिडर किए दे वर आइडलाइज्ड केसेस. और वो आइडलाइजेशंस इसलिए कंसिडर की जाती हैं क्योंकि उसमें मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाती हैं बहुत हद तक, एंड देन यू कैन जस्ट ट्यून देम दोज थिंग्स एंड मेक द मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आउट ऑफ इट और वर्क आउट मोर कॉम्प्लेक्स. जैसे कि हम पीछे भी हमने कहा कि एनर्जी आइगन फंक्शन है हमारे पास, उससे हम मोमेंटम निकाल लेते हैं. गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, उससे हमने लॉरेंस निकाली. उसी तरह you start from the idealized cases, ideal cases, and then you just tune in your non-linearities, or you tune in the extra things in order to work out that problem. So these are the simplest cases which we are considering, and this one is one of that. जो rigid box किया हमने, that was also an ideal case. तो इस पर्टिकुलर केस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल विच चेंजेस एज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर, बट ओवर हियर वी हैव कंसिडर्ड दैट टू बी एन अब्रप्ट चेंज इंस्टेड ऑफ अ slowly varying change, because it makes actually the problem much more simpler in terms of mathematics. तो इस पर्टिकुलर केस में भी as we have already done, यहाँ पे हमारे पास दो रीजन्स होंगे, रीजन 1 and 2, and again we will be considering the Schrödinger equation. So that will be is equal to 0. तो दो रीजन्स के लिए हमारे पास आ जाएगी, और रीजन 1 it will be सेम आ जाएगी रिजिड बॉक्स वाली. Okay, and similarly for the non-rigid box it will be del 2 psi by del x square minus 2m over h bar square p naught minus e psi. ठीक है, equal to 0. Is it clear to all? एक तरह से जो हमने पिछली प्रॉब्लम की है उसमें हमारे पास 3 रीजन्स थे, यहाँ हम 2 रीजन्स ही कंसिडर कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास आ जाएगा फॉर रीजन 1 हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा psi 1 is equal to
again we'll be marking this as k square and here k1 square. तो रीजन 1 में हमारे पास सॉल्यूशन आ गया. ले लिया यहाँ पे. ठीक है. मैं ठीक है खुद को नहीं बोल रही होती, आप लोगों से पूछ रही होती हूँ. Yes, ma'am. So I want a response from you all. So over here we have c e raised to power k1x and d e raised to power minus k1x. ठीक है. ये सबको क्लियर है ना. यहाँ पे हमारे पास आई नहीं आना है. Yes, ma'am. ओके. तो ये हमारा सॉल्यूशन है साइनसॉइडल एंड दिस वन इज एक्सपोनेंशियल. ओके. अब over here we'll be working out what we didn't do in class in non-rigid box. इस पर्टिकुलर केस में what we are interested in, पीछे तो हमने कहा कि नॉन रिजिड बॉक्स के केस में हमने कहा कि पेनिट्रेशन होगी यहाँ पे और पार्टिकल इन रीजन्स में जा सकता है क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शंस हैं. वेव फंक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शंस इन दो रीजन्स में आए हैं दे आर एक्सपोनेंशियल इन नेचर. तो दे आर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग. ऑल्दो दे आर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी फिर भी है पार्टिकल की यहाँ एग्जिस्ट करने की. यहाँ हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट कि प्रोबेबिलिटी तो है इसके पास करने की, यहाँ से इस पार्टिकल के रिफ्लेक्ट होने की और ट्रांसमिट होने की क्या वैल्यूज आएंगी. What will be the reflection coefficient and the transmission coefficient of the particle through the boundary? That's what we are going to evaluate here. तो boundary हमारे पास एक ही है, that is at x is equal to 0. x is equal to 0 पे हमारे पास हम दो कंडीशंस लेंगे. एक तो यही आ जाएगी, दूसरी क्या आएगी, वेव्स में पढ़ी होगी आप लोगों ने. वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ी थी हमने. एक वेव की अगर हम कॉन्टिन्यूएशन की बात करते हैं एट अ बाउंड्री तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं. अब जब हम वेव की बात कर रहे हैं ना, फॉरगेट अबाउट द वेव फंक्शन. एक रस्सी कंसिडर कर लो, कंसिडर अ रोप. तो अगर एक रोप कंसिडर करके चलते हैं हम, तो इसका मतलब है कि उस रोप का एम्पलीट्यूड जो हम कंसिडर कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0, दोनों साइड्स पे सेम पॉइंट पे होना चाहिए. दैट इज व्हाट इज इम्प्लाइड बाय दिस थिंग. ये एक तरह से आप कंसिडर कर लो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, इस डायरेक्शन में. ये आपकी रोप है इस तरह से. ये आपकी रोप है. यहाँ पे आपने रोप का मटेरियल बदल दिया, या हम कह सकते हैं यहाँ हमारा मीडियम बदल गया. इस रोप को आपने एक फ्लिक दी और यू प्रोड्यूस्ड अ वेव इनसाइड इट. यू वेव द रोप, तो आपके पास कुछ इस तरह से आई रोप. ये आपकी बाउंड्री थी. एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहा इस बाउंड्री पे भी. यस मैम. आएगा ना सेम. दैट्स व्हाट वी हैव, दैट्स व्हाट दिस कंडीशन इम्प्लाइज कि दोनों तरफ इस पॉइंट पे वेव फंक्शन सेम होना चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट है. तो उस वेव फंक्शन की यहाँ पे वैल्यू इसकी और इसकी सेम आएगी, जिस तरह से एम्पलीट्यूड सेम आएगा अगर आप वेव कंसिडर करते हो. दूसरी जो कंडीशन आती है दैट इज दिस.
इसका क्या मतलब हुआ? इसको अगर आप इसके पार्टिकल वेलोसिटी भी कह सकते हो, पार्टिकल मोमेंटम भी कह सकते हो. डेल बाय डेल एक्स इज आर मोमेंटम ऑपरेटर. यस मैम. तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना. दिमाग में पिक्चर चाहे रोप की कंसिडर करके चलो. अगर आप रोप को ऊपर नीचे कर रहे हो, एक ही पॉइंट है, एक तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट एक एक्सप्रेशन से दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसकी डिस्प्लेसमेंट दूसरे एक्सप्रेशन से दे रहे हैं. पर जहां पे हम सिंगल पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, जहां पे वो एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, उस पॉइंट पे भी तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना. दो मोमेंटम तो नहीं हो सकते उस पॉइंट पे एक चीज के. Isn't it? Are you getting my point? हाँ जी बच्चे बोलो. Yes, ma'am. Am I clear? बाकी बच्चे. यस मैम. ओके. सो ये दो हमारी बाउंड्री कंडीशंस हैं. दो बाउंड्री कंडीशंस हमें चाहिए भी हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं. इसमें ये 0 नहीं होगा. psi2 इज द वेव फंक्शन इन सेकेंड रीजन, और सेकेंड रीजन हमारा जा रहा है एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी. What do you say? जो हमारा सॉल्यूशन इस रीजन के लिए है, दैट इज फॉर x इज इक्वल टू 0 टू एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी. ये इस रीजन में पूरे में के लिए वैलिड है ये सॉल्यूशन. तो अगर पूरे रीजन के लिए वैलिड है तो इसका मतलब जब हम लिख रहे हैं एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये वाला पार्ट इनफाइनाइट हो जाएगा. इट विल ब्लो अप. So that implies this has to go off. And so psi2 will be given by d e raised to power minus k1x. ठीक है. तो अब हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्यूशंस हैं और इन दो सॉल्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग 3 कांस्टेंट्स हैं. तो इन 3 कांस्टेंट्स को इवैल्यूएट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट दीज 2 इक्वेशंस. ऑल्दो इन दो इक्वेशंस से हम तीनों कांस्टेंट्स तो नहीं इवैल्यूएट कर सकते, बट वी कैन इवैल्यूएट 2 in terms of the third one. So over here what we have is, for psi1 is equal to psi2, it is a plus b is equal to d, and in this case we'll have ik times a minus b is equal to k1 times d. Okay, minus k1 times d. So what we have is, from this it implies we have a minus b is equal to minus k1 over ik times d, or we can write as a minus b is equal to ik1 by k times d. ठीक है. Okay. So here what we have is,
इन दोनों इक्वेशंस को हम लेट्स कंसिडर if we have to mark this as 1, this as 2, let the solution this one be 3, this be 4, and here we have 5 and 6. Okay, so हमने यहाँ जो evaluate करना है that is the reflection coefficient and that will be given by P star B over A star A times V1 over V1, and transmission coefficient will be given by D star D over A star A. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा V2 over V1. यहाँ पे हमने बेसिकली लिखी है प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड पार्ट, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ द इंसिडेंट पार्ट, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ द ट्रांसमिटेड पार्ट एंड प्रोबेबिलिटी फ्लक्स ऑफ द इंसिडेंट पार्ट. यहाँ पे हमारे पास ये दो एक्सप्रेशंस थे. आई विल रीराइट इट ओवर हियर. psi1 x is a e raised to power I k1x plus b e raised to power minus I k1x. k1 है, k लिया हुआ हमने. k Okay, so over here this part corresponds to, अगर आप इसको कंसिडर करके चलते हो as a wave which is incident, तो ये वाला part जो है it gives you the incident part, or it corresponds to incident wave, and this corresponds to the reflected wave. And in case of psi2 we have d e raised to power minus k1x. तो ये पार्ट एक तरह से ये जो फंक्शन है इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिटेड वेव. ठीक है, तो जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी करंट पहले भी निकाला था, तो प्रोबेबिलिटी करंट फॉर द रिफ्लेक्टेड पार्ट that will be given by this function, which will be a star e raised to power I kx times a e raised to power I kx into velocity in that region. तो ये हमारे पास बनता है mod of a square v. Similarly you can evaluate, और हमारे पास ये आ जाएगा फॉर द रिफ्लेक्टेड पार्ट और ये आ जाएगा फॉर द ट्रांसमिटेड पार्ट. इस पर्टिकुलर केस में हमने V2 लिया है बिकॉज द रीजन 1 and 2 आर डिफरेंट. यहाँ पे हमने V1 लिया है दोनों केसेस में क्योंकि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड पार्ट जो है वो सेम मीडियम में है, सेम साइड पे है, दैट इज वेयर पोटेंशियल इज 0. तो यहाँ पे वेलोसिटीज वोंट चेंज. सो यहाँ हमारे पास ये दो relations आए थे using 5 and 6. So as you can see, the reflected and transmitted coefficients, they are in terms of d star d, a star a, b star b and a star. तो हम क्या कर सकते हैं, हम a b दोनों को ही अगर d की टर्म्स में लिख लेते हैं तो that will simplify the things. So for that, let's solve this thing, 5 and 6. We get 2a is equal to 1 plus I k1 by k
टाइम्स टी, और हमारे पास यहाँ से ए आ जाएगा 1 plus I k1 k by t, and similarly we'll get B given by 1 minus I k1 k by t. So we have A and B in terms of D. तो आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इवैल्यूएट करो, क्या आता है हमारा? डू इट योरसेल्फ. आ गया? Has anybody solved it? अगर आप ए और बी की फॉर्म देखो ना, तो यू कैन सी V1 तो ऊपर नीचे कैंसल आउट हो जाएगा. सो ऑल यू हैव इज mod of a square, mod of b square over mod of a square. दोनों में कोई फर्क है? बोलो. मैम 1 आ रहा है. 1 आएगा. यस मैम 1 नहीं आ रहा. A is 1 plus I k1 by k, यहाँ पे 2 आएगा. तो A स्टार क्या आ गया हमारे पास? That will be 1 minus I k1 by k t star by 2. Similarly for B, 1 minus I k1 by k है, और B स्टार आ जाएगा इसका उल्टा 1 plus I k1 by k times T star by 2. So you can see over here A B star, E is equal to A star and A is equal to B star. So therefore what you get is R is equal to 1. अब R is equal to 1 आ गया तो T कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं है, as R plus T is always equal to 1. रिफ्लेक्शन अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें क्लासिकल मैकेनिक्स में, अगर पार्टिकल के पास एनर्जी कम है इन कंपैरिजन टू द बैरियर, तो वो कभी उसको क्रॉस नहीं करेगा. यही होता है ना. पार्टिकल के पास एनर्जी है E एंड इट इज लेस देन V0. ठीक है. एंड P इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m. अगर ये इस रीजन में क्रॉस करता है तो इट विल बी E minus V0. और E minus V0 है नेगेटिव, so P will be complex. Not possible. Classically. क्वांटम मैकेनिकली तो ऐसा हो नहीं रहा. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा है, विच इम्प्लाइज कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज समथिंग विच क्लासिकल मैकेनिक्स सेज. बट इसके साथ साथ हमारे पास
एक एक्सप्रेशन psi 2 का भी आया, which is d e raised to power minus k2x. It implies mod of psi 2 square is equal to mod of t square. Into classically excluded region. ओके, अब यहाँ पे ये नॉन इंट्यूटिव रिजल्ट जो आ रहा है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कह रही है कि पार्टिकल के पास अगर एनर्जी कम है और उसके क्रॉस होने का मतलब है कि उसके पास जो मोमेंटम होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर. तो इन अ वे इट पॉइंट्स आउट के पॉसिबिलिटी ही नहीं है, पार्टिकल के पास अगर एनर्जी नहीं है तो वो उस रीजन में नहीं जा पाएगा जहां पे ज्यादा एनर्जी चाहिए उस रीजन में जाने के लिए. सो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर लाइज इन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. यहाँ पे हमारा जो वेव फंक्शन आया है, इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है मॉड ऑफ साई स्क्वायर की, विच विल बी e रेज टू पावर -2. यहाँ मैंने क्या लिखा है, इट्स नॉट मॉड ऑफ टी स्क्वायर. It is actually proportional to this value. Okay, that's a constant over here. It's raised to power -2 k2x. और k2 हमारे पास क्या था? So एक तरह से हम कह सकते हैं जो डेल्टा एक्स है that is equal to 1/2 times k2. Here k2 was 1/2 square root of 2me. Here it was p naught minus e. ठीक है, तो ये जो डेल्टा एक्स हमारे पास आ रहा है, that is actually dependent upon this value, that is v naught minus e. तो अगर हमारा v naught कम है, that is the difference between the two is less, then this uncertainty increases, or rather this is the penetration distance into the classically excluded region. यहाँ पे हमारे पास जब हमने ये एक्सप्रेशन लिखा तो प्रोबेबिलिटी हमारी, हम कह रहे हैं इस रीजन में एग्जिस्ट करने की, दैट्स प्रोपोर्शनल टू e रेज़्ड टू पावर -2 k2x. और ये जो प्रोबेबिलिटी है इट इज सिग्निफिकेंट अप टू ओनली दिस डिस्टेंस, दैट इज व्हेन दिस टर्म रिड्यूसेस टू 1/e वैल्यू विच विल बी फॉर x इज इक्वल टू 1/2 k2, जो मैंने यहाँ लिखा है. ठीक है, सो दिस इज द पेनिट्रेशन डिस्टेंस जहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑल्दो हम सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं बट स्टिल इट इज क्वाइट लेस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो एक तरह से जब हम एक पार्टिकल की एनर्जी की बात करते हैं
तो there is certain uncertainty between the in the measurement of the energy itself. और उस uncertainty के चलते यहाँ पे हमारे पास we are getting a finite distance in the classically excluded region where the probability of particle to get there exists. It won't stay there. It's simply that it will move into that region and will be bounced back. But it has the probability to move into that region. ठीक है? तो एक तरह से अंडरलाइंग बात ये है कि ऑल्दो हमारे पास इस केस में जो रिजल्ट आया है वो ये है कि पार्टिकल का रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आ रहा है. दैट इज विद सर्टेनिटी इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. बट वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज समथिंग विच इज वी कैन से अनसर्टन. और वो जो अनसर्टन पार्ट है दैट is because of the uncertainty in the total difference between the potential step and the energy possessed by the particle. So it is the uncertainty principle which is behind this concept of penetration into the classical region. ठीक है? इसलिए अगर और क्लैरिटी चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप, या मैं आप लोगों को वो पेज भी भेज दूंगी, आइसबर्ग का है, आइसबर्ग एंड रेसनिक का. उसमें थोड़ी और डिटेल के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. सो दैट विल मेक इट मोर क्लियर. इफ यू वांट आई कैन सेंड इट ऑन द ग्रुप. इट्स जस्ट फ्यू लाइंस, बट मे बी by reading it yourself you can understand it better. बोलो बच्चे. Yes, ma'am. भेज दूं? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो इसी में अगला केस है, अगेन पोटेंशियल स्टेप. Here E is greater than V naught. अब अगर एनर्जी पोटेंशियल से या बैरियर से ज्यादा है तो क्लासिकली क्या होगा? एक तरह से ऐसे कह सकते हैं, एक वॉल है, दैट वॉल इज 10 feet हाई. आपके पास एक बॉल है, you throw the ball and the energy with which you throw the ball that makes it rise up to 11 feet. तो वो बॉल क्रॉस करेगी वॉल को कि नहीं करेगी? मैम कर जाएगी. कर जाएगी. अब इस केस में क्या हो रहा है, एनर्जी तो P नॉट से ज्यादा है, बट स्टिल देयर विल बी बोथ रिफ्लेक्शन and transmission. ये केस कहाँ देखने को मिलता है? EM waves. EM waves के केस में हम कहते हैं कि कभी भी अगर लाइट इंसिडेंट है किसी सरफेस पे, it will partially be reflected back and partially transmitted. So that's the case of this particular case. No matter how high the frequency of the incident rays are, it will be partially reflected and partially transmitted. So that's what happens over here also. Again, we have the potential step. And this is V naught. Particle is incident, it has energy, and it's greater than this potential height. यहाँ पे भी बैरियर x is equal to 0 पे है. सारी चीजें सेम है, बस आपके पास लास्ट में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज अलग आ जाती हैं.
So over here we have v is equal to 0 for x less than 0 and v naught for x greater than equal to 0. Okay. Schrödinger equation फिर से वही है, del 2 psi by del x square plus 2me h bar square e minus v naught psi is equal to 0. बट एक चीज की यहाँ वेरिएशन आ जाएगी. लेट्स कंसिडर रीजन 1. तो यहाँ आएगा psi 1 by del x square. ये तो रिजिड बॉक्स वाली आ जाएगी. h bar square is equal to 0. और रीजन 2 के लिए हमारे पास आएगी del 2 psi 2 by del x square plus 2m. Here it will remain e minus v naught only. psi 2 equal to 0. तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन फिर से वही आया. psi 1 is equal to a e raised to power I kx plus b e raised to power minus I kx. And here what we get is t e raised to power I k1x. Let's k1 ही रहने देते हैं. f now look at these two solutions. यहाँ पे ये दोनों oscillating solutions हैं. Okay, unlike the previous case, वहाँ पे exponential decrease था, यहाँ पे हमारे पास they both are oscillating. तो एक तरह से हम ये कह रहे हैं यहाँ पे भी ऐसे है और यहाँ कुछ ऐसे है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k1 एंड k. तो इसके बाद फिर से वही चीजें करनी है हमने. बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जैसे पीछे लगाई थी. सो वील बी हैविंग psi 1 इज इक्वल टू psi 2 and del psi 1 by del x is equal to 2 by del x. This gives us a plus b is equal to c plus d. अब इस केस में हम कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं कर रहे क्योंकि दोनों केसेस में psi 1 और psi 2 में हमारे जितने भी टर्म्स हैं they are all oscillating terms. None of them will blow up. और यहाँ हमारे पास आ जाएगा I k times a minus b is equal to I k1 c minus d. Okay. यहाँ पे भी हमें रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं. तो इस पर्टिकुलर केस में अगर हम यहाँ बात करें हमारे पास now the argument will change but we'll again be dropping one term. ये हमारा है इंसिडेंट पार्ट वेव का. जब मैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड कह रही हूँ you can take it as consider this expression. ठीक है. and y is equal to a sin of minus kx minus omega t. ये आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है वेव का और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. तो यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट पार्ट हुआ. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू रिफ्लेक्टेड पार्ट. दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ट्रांसमिटेड पार्ट. What does this correspond to? Nothing. कोई बैरियर है ही नहीं आगे. यहाँ पे पार्टिकल हिट किया या यहाँ पे वेव हिट की, EM वेव इमेजिन कर लो. यहाँ पे आपकी वेव हिट की. It will be partially reflected and partially transmitted. ठीक है. अब जो ट्रांसमिट हुई है आगे तो कोई बैरियर है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसमिटेड पार्ट ही जाएगा आगे. कहीं से रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट तो है ही नहीं.
does not exist. So this part is insignificant or it is irrelevant to write. इसकी कोई relevance नहीं है. There is no reflected part to it, so there won't be any. बच्चे यहाँ पे मैं गलत लिख रही हूँ, बोल तो दिया करो. CD तो मैंने लिया ही नहीं, D ही लिया था. So here it will be D. And here it will be minus D plus D आएगा. So we can again write A and B in terms of D. तो यहाँ आ गया हमारे पास A minus B is equal to IK1 over IK times D. So adding the two we get A is equal to 1 plus K1 by K times D और B हमारे पास आ गया 1 minus K1 by K times D. ठीक है, हम D/2 होगा दोनों में। हाँ जी, D/2 होगा. ठीक है, अब हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का एक्सप्रेशन जो हमने पहले भी लिखा था, दैट वाज B स्टार B V1 ओवर A स्टार A V1. ये तो कैंसल आउट हो गए और हमारे पास आ गया यहाँ आ जाएगा B स्टार B विल बी K माइनस K1 ओवर K होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा K plus K1 over K. So it will be K minus K1 over K plus K1 whole square. ठीक है, वैसे तो T आप इवेलुएट कर सकते हो by this formula 1 minus R. But if we go by the same formula which we have used over here, that is given by D star D over A star A. यहाँ V2 आएगा over V1. Now for V2, what will be the expression? V2 और V1 की values कैसे लिखेंगे हम? That we can evaluate from that expression of relation between H and P. P is equal to H bar K होता है हमारे पास, जो आप लोगों ने डी ब्रॉय रिलेशन किया हुआ वहीं से लिखा मैंने. P is equal to H by lambda into 2 pi over 2 pi. So this part is K and this part is H bar. So what we have over here is V2 निकालना है अगर हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा NV2 is equal to H bar, that will be K1. So V2 will be H bar K1 by M, and similarly V1 will be H bar K by M. So here what we have is D star D over A की वैल्यू है हमारी K plus K1 1 plus K1 by K होल स्क्वायर आ जाएगा D star D, and here we'll have H bar K1 by M और डिनोमिनेटर में आ जाएगा H bar K by M. ये सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया, A भी कैंसिल आउट हो गया, and what you get is K1K ये कहीं कुछ मिस हुआ है, एक बार चेक करो आप लोग खुद. यहाँ पे आया K स्क्वायर
that goes up, एक ये cancel out हो गया, and what we get is this value. Okay. कहीं कोई वैल्यू मिस हुई है या यहाँ आया है 4. Okay, so we get the transmission coefficient given by this value. Okay, that's all for today. थक गए लगते हो सारे. Yes, ma'am. Yes, बहुत ma'am. ज़्यादा। Yes, ma'am. बहुत ज्यादा थक गए हो. Yes. चलो, मैंने सोचा था मैं इसको एक बार रिपीट कर देती हूँ सिर्फ 2-4 लाइंस में. अगर आप बहुत थक गए हो तो फिर रिपीट भी कल ही करूंगी. परसों आएगी अब आपकी क्लास, है ना? Yes, ma'am. Yes, परसों ma'am. बचना, ma'am। आपके फाइनल्स कब शुरू हो रहे हैं? कुछ पता है? I think early March में. Are you sure अर्ली मार्च में? किसने कहा आपको अर्ली मार्च में? डेट शीट जो दी थी एक उसमें कहा था एंड ऑफ फेब या अर्ली मार्च में, बट अब माइनर वन पोस्टपोन हो गए तो शायद से वो भी पोस्टपोन हो जाएंगे। नहीं, मेजर्स नहीं पोस्टपोन होंगे. Date sheet में तो early March दिया है. एंड ऑफ फेब से अर्ली 10th मार्च के अराउंड तक खत्म हो जाए।